जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी पर, और एनसीईआरटी पे जिस टॉपिक को हमने चुना है वो टॉपिक है संविधान क्या और कैसे, यानी संविधान की रचना कैसे हुई थी। तमाम बातें चर्चा हो रही हैं जिसमें हमने संविधान की बेसिक बातें आपसे चर्चा कर ली है, अर्थात बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप कर लिया है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ फंक्शन जो है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन आर जस्टिकेबल आर नॉट जस्टिकेबल, ये तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों पर हमने आपसे चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल क्या होंगे, रेडी होंगे, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको कैसे लिखा गया, उसको लिखने के लिए कौन सी वर्किंग स्टाइल क्या थी, कैसे जो है कि एक कॉमन कंसेंसस डेवलप किया गया, कांस्टेंट असेंबली में जो बातें होती थी उन बातों में किस आधार पर डिसीजन लिए गए, ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरी बात यहां पर एक ध्यान से सुनिएगा। वो बात ये है कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो मैं एनसीईआरटी से इधर उधर एक भी अक्षर नहीं जाऊंगा। जो फैक्ट आपके एनसीईआरटी में है उसी फैक्ट की चर्चा होगी। जितनी बातें यहां पर कही गई हैं उन्हीं बातों की चर्चा होगी, और यहां पर एक्सप्लेनेशन जो है वो केवल एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट की तलाश में हैं तो जब हम अप्रैल से, जब एनसीईआरटी आपका बैच समाप्त हो जाएगा तो फिर हम इसको एक बार पढ़ रहे होंगे, वहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट अपनी तरफ से वो करूंगा, ऐड ऑन करूंगा। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी की क्लास है तो एनसीईआरटी को हम एनसीईआरटी की तरह ही पढ़ेंगे। ये चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों का एक प्रश्न बार बार आता है कि सर क्या एनसीईआरटी के लिए अलग से नोट्स बनाएं या उसी में लिख लें। ये आपकी मर्जी है, आप एक ही कॉपी में लिखिए, अलग 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 कॉपी में लिखिए। नोट्स बनाना आपकी है, आप कितने कॉपी में बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना मटेरियल आपको दिया जाता है। तो नोट्स नहीं भी बनाते हैं तब भी आपको मैटर से क्या होगा, उतनी चीजें तैयार हो जाएंगी। बनाते हैं तब भी अच्छी बात है। एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जो हमने प्रस्तावना टॉपिक पढ़ाया है उस प्रस्तावना से संबंधित पूरा जो उसका होलिस्टिक नोट्स है, जिसको आप प्रिंटेबल फॉर्म में निकाल सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, वो आपके ऐप में डाउनलोड कर दिया गया है। जब प्रस्तावना वाली जो 5वीं क्लास है उस 5वीं क्लास में जाओगे तो उसमें पीडीएफ में पूरे प्रस्तावना का नोट्स लाइन बाय लाइन प्रिंटेड फॉर्मेट 6-6 7-7 पेज का क्या है नोट्स है, आप उसको निकाल लेंगे तो प्रस्तावना आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप हमको क्या कर रहे हैं, आप हमको समझ पा रहे हैं। करेंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बनाना है, और चर्चा अब हम लोग थोड़ा कम करें, क्योंकि अब आप भी पुराने हो गए हैं, हम भी पुराने हो गए हैं, तो एक दूसरे को अब हम लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए हम थोड़ा कंटेंट पर ज्यादा फोकस करें, इससे आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा, क्योंकि इसी का मेन चीज यही है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां पर आते हैं, और यहां पर मैं आपका कमेंट क्लास के बाद लूंगा, क्लास के बीच में मैं किसी का भी कमेंट नहीं लूंगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो भी कमेंट लूंगा वो क्लास के अंत में लूंगा, इसलिए सब लोग क्या रहें, निश्चिंत रहें। अब यहां पर जो एक सवाल आता है ये आपका आता है कि भारतीय संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान कैसे बना, ये सवाल आपके सामने क्या होता है, पूछा जाता है। अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हाउ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ क्रिएट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान कैसे बना, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बात समझ रहे हो। ये चीज आपको क्या होगा, इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहां पर आपको इस प्रश्न का क्या करना है, इस प्रश्न को समझना है और इस चीज को जानना है कि कैसे ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो बताइए भारतीय संविधान को किसने लिखा था। बात समझ रहे हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था, तो आप यहां पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न का आपका जवाब होगा कि भारतीय संविधान को एक संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा
जिसे हम कांस्टेंट असेंबली बोलते हैं, कांस्टेंट असेंबली। कांस्टेंट असेंबली के द्वारा आपका भारतीय संविधान लिखा गया। ये तो क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान किसने लिखा, तो भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। संविधान सभा क्या है, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा संविधान निर्माताओं का एक ऐसा समूह है जिन्होंने मिलकर संविधान की क्या की रचना की, उसको हम कांस्टेंट असेंबली बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ कांस्टेंट मेकर कॉल्ड कांस्टेंट असेंबली, इसी संविधान सभा के द्वारा आपका संविधान लिखा गया। अब यहां पर जो अगली चीज निकल के आती है, वो चीजें यहां पर जो बात आती है वो ये आती है इस संविधान सभा को लेकर कि इस संविधान सभा का आधार क्या था, कैसे चीजें निकल के आती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि ये संविधान सभा कैसे क्रिएट हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रचना कैसे हुई, यानी ये कैसे क्रिएट हुई थी, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होता है, आपको पता होगा कि भारत में एक कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था। और इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा, बात समझ रहे हो, प्रस्ताव पर आपका क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। क्लियर? यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे बनी थी। तो मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट असेंबली का गठन कैसे हुआ। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेजों की तरफ से कई बार समझौतों के प्रयास किए गए थे। उस समय कई कमेटियां आई थी, कई मिशन आए थे, जिसमें आप क्रिप्स मिशन भी पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन भी पढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने जो प्रपोजल दिया था, उसी कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पर, हाँ बिल्कुल 1946 आपकी क्या है, बात सही है, उस कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पर भारतीय संविधान सभा गठित हुई थी। लेकिन अब यहां पर आप देखोगे दूसरी चीज जो निकल के आएगी कि इसका जो है कि वो कैसे हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो संविधान सभा थी, ये अविभाजित भारत, इस पॉइंट को नोट करिएगा, अविभाजित भारत में ये क्या हुई थी, निर्वाचित हुई थी। क्या हुई थी? निर्वाचित हुई थी। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अनडिवाइडेड इंडिया, बात समझ रहे हो, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की इसमें क्या है, भूमिका है। कैसे भूमिका है मैं आगे आपको अभी समझाऊंगा। तो तीन बातें ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन हुआ। उस संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए या निर्वाचित हुए वो अविभाजित भारत में थे, क्योंकि भारत का विभाजन जो होता है वो 14 अगस्त 1947 को होता है। बात समझ रहे हैं? जो आपका जून प्लान आता है उसके बाद आप देखोगे तो 24 जो है 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में क्या होता है, विभाजन होता है। आपको पता है कि इंडियन फ्रीडम एक्ट आता है, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, उसी अधिनियम के जरिए हमको क्या मिली थी, आजादी मिली थी। बात समझ रहे हो? उसी अधिनियम के जरिए हमको आजादी मिली थी और उसी के तहत भारत और पाकिस्तान क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से जो है कुछ बच्चों का प्रश्न आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को बोला जाता है, जो बोला जाता है और जो पढ़ा जाता है इसमें बहुत अंतर है। आप क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, दिस इज डजंट मैटर। यहां पर जो एनसीईआरटी बोलती है मैं वो आपको पढ़ा रहा हूं। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनसीईआरटी बोलती है कि भारतीय संविधान सभा की रचना कांस्टेंट असेंबली ने की, तो कांस्टेंट असेंबली ने किया। आप कह रहे हैं कि सर अंबेडकर को बोला जाता है, मैं भी कह रहा हूं कि अंबेडकर साहब को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि संविधान सभा में कई कमेटियां गठित हुई थी। उसमें एक कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी, जिसको संविधान की प्रारूप समिति कहते हैं। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। इसलिए अंबेडकर को बोला जाता है कि उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान भारत में किसके द्वारा लिखा गया, तो आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? आइए इसको समझते हैं।
प्रश्न आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस प्लीज आप थोड़ा सा क्या करें, धैर्य बनाएंगे तभी आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा परेशान होंगे तो मुझको भी क्या होगी, दिक्कत होगी, मैं भी हड़बड़ी में हो जाऊंगा। तो धैर्य बनाए रखिए। तो हमने ये कहा कि ये जो हुआ था, संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए, ये कौन से चुने गए थे? अनडिवाइडेड इंडिया। बात समझ रहे हैं? अनडिवाइडेड इंडिया मतलब अविभाजित भारत। बात समझ रहे हो? अविभाजित भारत से ये क्या हुए थे, लोग चुने गए थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो निर्वाचित हुए थे, तो निर्वाचित कौन होगा? सदस्य होंगे। निर्वाचित कौन होगा? सदस्य होंगे। सदस्य यानी कि जिसे आप क्या कहते हो, मेंबर कहते हो। क्या बोलते हो? सदस्य यानी कि मेंबर। अब ये मेंबर कौन थे? तो मेंबर जो थे, ये ध्यान दीजिएगा कि 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रांतीय विधानसभा थी। इस चीज को ध्यान देना, प्रांतीय विधानसभा, जिसको आप एसएलसी बोल सकते हो, एसएलसी। क्लियर? तो इसके विधानसभा के जो सदस्य थे, इनके सदस्यों द्वारा क्या हुए थे? इसके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। इनडायरेक्टली। बात समझ रहे हो क्या होगा? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, तो ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, आपके डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल काउंसिल, जो आपकी प्रांतीय परिषद थी, उससे थे। बात समझ रहे हैं? मेरी बात को समझिए। हमने कहा कि जो संविधान सभा है, यह संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित हैं, लेकिन वो सदस्य जो निर्वाचित हैं वो डायरेक्टली नहीं निर्वाचित हैं, वो सदस्य आपके इनडायरेक्टली निर्वाचित हैं। अब इनडायरेक्टली कैसे निर्वाचित हैं? तो मैंने आपको बताया कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उस इंडियन काउंसिल एक्ट से जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हुआ था, या जो उसका गठन हुआ था, तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर 1935 गवर्नमेंट एक्ट, उन्होंने क्या किया? इनडायरेक्टली इलेक्टेड टू मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको समझना है। तो हम भारत के संविधान सभा की बात कर रहे हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट प्रस्तावों के ऊपर होता है, लेकिन जो संविधान सभा निर्वाचित होती है, उसमें भूमिका किसकी आती है? 1935 के जो प्रांतीय विधानसभा थे, उनके सदस्यों के द्वारा इनका क्या होता है? चुनाव किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो ये बात आप देख रहे हैं, इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं तो मामला आपका क्या होगा और सही तरीके से आप समझ पाओगे। तो ये चीज अब आपको यहां पर क्या हो रही है, समझ में आ रही है? अब ये चीज समझ में आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा घेर रहा हूं, इसको एक बॉक्स में मैं घेर रहा हूं, ताकि आप इस मैटर को बेहतर तरीके से समझ पाए। असली खेल यहीं पर क्या है? असली खेल यहीं पर छुपा हुआ है। इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब ये जो 1935 का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मनोरमा, मैं अभी रिपीट कर दूंगा, पूरे कंसेप्ट को एक बार पूरा हो जाने दो, फिर मैं रिपीट करूंगा। एक भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तब तक रिपीट करूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाने दो, फिर रिपीट करेंगे। पूरा चार्ट बोर्ड पर तैयार हो जाने दो, फिर इसको रिपीट करेंगे। आई एश्योर्ड यू, मैं इसको क्या करूंगा? रिपीट करूंगा, लेकिन एक बार इसको पूरा हो जाने दो। ओके? मैं रिपीट करूंगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब ये क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रांतीय विधानसभा है, इस प्रांतीय विधानसभाओं को क्या किया गया था? दो भागों में इसे बांटा गया था। क्या किया गया था? इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जो हमारा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया था, जो हमारा कैबिनेट प्रस्ताव, मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ही समझिएगा।
मैं लिख रहा हूं यहां पर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। एकदम धैर्य बनाए रखिए, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं एक लाइन आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन पूरा हो जाने दीजिए, एक बार टॉपिक को पूरा हो जाने दीजिए। अब इस कैबिनेट प्रस्ताव ने क्या किया था, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो चीजें थी, जो प्रांत और वो चीजें थी, उनको जो है क्या किया गया था, प्रांत और देसी रियासतों के बीच में बांटा गया था। दो चीजें थी, एक आपका प्रांत था और दूसरी चीज क्या थी, वो आपकी देसी रियासतें थी। क्या थी, देसी रियासतें। अब आप पूछोगे कि सर देसी रियासतें और प्रांत में अंतर क्या है, ध्यान देना। तो प्रांत का मतलब यहां पर होता है कि ये जो प्रांत थे, ध्यान दीजिएगा, ये प्रांत जो थे यह ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत ब्रिटिश शासन द्वारा, शासन के सीधे नियंत्रण में थे, सीधे नियंत्रण में थे, या के प्रत्यक्ष नियंत्रण लिखे तो ज्यादा सही शब्द होगा, कि प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। बात समझ रहे हो। और जो देसी रियासतें आपकी हैं, ये जो देसी रियासतें हैं, यह क्या होते थे, ये देसी राजाओं के नियंत्रण में होते थे, देसी राजाओं के नियंत्रण में होते थे। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट। इसमें क्या अंतर है, जो कैबिनेट मिशन प्रांत है वो ब्रिटिश भारत को दो भागों में बांटता है। एक को बोलता है प्रांत, तो प्रांत का मतलब वो है जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे। अब मैं इसको समझाने के लिए दूसरा पेज लेता हूं ताकि आप समझ पाएं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक मिनट के लिए ये अपना क्या करिए, आप भारत मान लीजिए, ये आप क्या करिए, अपना भारत मान लीजिए। ये आपका भारत है, क्लियर। अब ये जानिए कि ये भारत क्या है, ये पूरा मान लीजिए कि यह आपका पूरा क्या है, ब्रिटिश भारत है। क्या है, ये ब्रिटिश भारत है। अब इस ब्रिटिश भारत को क्या किया था, कैबिनेट मिशन ने इसको दो भागों में बांटा था। मतलब इसमें जो रियासतें थीं, उन रियासतों को दो भागों में बांटा था, क्लियर। अब यहां पर आप देखोगे कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। तो एक जो रेड वाला है, इसको बोला गया कि ये प्रांत है। ये क्या है, ये प्रांत है। और जो ग्रीन से है, इसको बोला गया कि ये देसी रियासतें हैं। मतलब समझिएगा, एक आपका क्या होता है, यह आपका क्या है, भारत है। अब इस भारत को जो है, ब्रिटिश भारत जो है, इस ब्रिटिश भारत को दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्रांत और दूसरे को बोलते हैं देसी रियासत। प्रांत का मतलब क्या है, कि प्रांत का मतलब है कि यहां पर ब्रिटिश का यानी अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण है। क्या है, अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण है। बात समझना, अंग्रेजों का क्या है, सीधा नियंत्रण है। डायरेक्टली कंट्रोल, डायरेक्टली कंट्रोल, कंट्रोल बाई ब्रिटिश, बाई ब्रिटिश। और जो आप यहां पर देसी लिख रहे हो, ये जो देसी रियासतें हैं, ये किसके द्वारा, तो जो आपके देसी किंग थे, ये किसके द्वारा थे, डायरेक्टली जो है, ये इनडायरेक्टली थे। यानी अंग्रेज जो है इस पे सीधा प्रत्यक्ष शासन किसका था, तो प्रत्यक्ष शासन देसी राजाओं का था, देसी राजाओं का था। और देसी राजा जो थे, ये देसी राजा किसके अधीन थे, देसी राजा अंग्रेजों के अधीन थे, उनको टैक्स देते थे, अंग्रेजों के अधीन थे। अब इस बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर। अब आप इस बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कि जो प्रांत बनाए गए, इन प्रांत में अंग्रेज सीधा शासन कर रहे हैं, और दूसरा जो आपकी देसी रियासतें हैं,
उसमें अंग्रेज सीधा शासन न करके देसी राजाओं के माध्यम से शासन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, देसी सत्ता बोला गया, देसी सियासत बोला गया। यही चीज मैंने आपको यहां पर लिखी है कि जो देसी रियासतें थी, ये देसी रियासतें देसी राजाओं के द्वारा शासित होती थी। इनके ऊपर कंट्रोल होता था किसका, अंग्रेजों का। और जो प्रांत हैं, इन प्रांतों के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल किसका होता था, इन प्रांतों के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल होता था किसका, अंग्रेजों का। तो अब इस प्रकार से देखोगे कि जो प्रांत बनाए गए थे, इन प्रांतों को 292 सीटें दी गई थी। कितनी, इनको 292 सीट मिली थी। और जो देसी रियासतें थीं, इन देसी रियासतों को कितनी सीट मिली थी, तो इन देसी रियासतों को 93 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी, 93 सीट। ओके, तो 292 सीट जो संविधान सभा की थी वो किसके आई, प्रांतों से आई। और 93 सीटें कहां से आई, देसी रियासतों से आई। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से हम इसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं। इस पूरे मैटर को एक बार मैं आपके सामने क्या करता हूं, क्लियर कर देता हूं, ताकि आप इस चीज को क्या कर पाए, पहले भरपूर तरीके से समझ पाए कि वास्तव में यह मैटर क्या है। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि भारत का संविधान कैसे बना। हमने कहा कि संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा ने लिखा। आप पूछोगे कि सर उस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। हमने कहा कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आई थी, इसने प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव के आधार पर एक संविधान सभा बनी। उस संविधान सभा की जो रचना हुई, अर्थात उसके जो सदस्य निर्वाचित हुए, वो कैसे निर्वाचित हुए, वो अविभाजित भारत में, अविभाजित भारत में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उसमें वो क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। उनका प्रोसेस ये था कि 1935 का जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव हुआ था, उसी के प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। अब जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव है, ये ब्रिटिश भारत को क्या करता है, दो भागों में डिवाइड करता है। एक को प्रांत बोलता है और दूसरे को देसी रियासत बोलता है। प्रांतों को 292 सीटें देता है संविधान सभा में, जबकि देसी रियासतों को 93 सीटें देता है। प्रांतों का डायरेक्ट शासन ब्रिटिशों का है, जबकि देसी रियासतों पर डायरेक्ट शासन किसका है, तो देसी रियासतों पर डायरेक्ट शासन आपके राजाओं का है, जो स्थानीय राजा हैं। अब इतनी बात कितने लोग समझ गए हैं और कितने लोग नहीं समझे हैं। इस चार्ट में जो हमने ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट में किसी को दिक्कत है, ये चार्ट आप समझ गए हैं, सभी लोग बताएं। कुछ लोग पीछे कह रहे थे कि सर जो है ये समझ में नहीं आया है, बता दीजिए। तो जितने लोग इसको समझ गए हैं, इस चार्ट को प्लीज बता दो कि इस पेज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है कमेंट करो, मैं उसको क्या करूंगा, बता दूंगा। नहीं तो फिर अब मैं आगे पढ़ रहा हूं। चलिए, सभी लोगों ने लिख दिया कि समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू। अब ये बात आप समझ गए। चलिए, तो जब ये बात आप समझ गए, तो अब यहां से हम लेते हैं अगली चीज। अगली चीज हमने क्या किया, अगली चीज हमने आपको यहां पर बताया कि भाई साहब आपने पीछे पढ़ा कि कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, बात समझ रहे हो, क्या पढ़ा आपने, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, कैबिनेट मिशन ने आपने देखा कि जो हमारा ब्रिटिश भारत है, इस ब्रिटिश भारत को दो भागों में क्या किया, डिवाइड किया। दो भागों में डिवाइड किया। एक प्रांत क्या है, एक आपका प्रोविंस है, प्रोविंस यानी कि प्रांत है, और एक आपके स्थानीय यानी लोकल जो है कि आपके राजा जो है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, देसी रियासत। क्या बोल रहे हैं, देसी रियासत। अब यहां पर आपने देखा कि इनको सीटें कितनी मिली, तो प्रांतों को सीटें मिली कितनी, 293, 293 सीट इनको मिली। और देसी रियासतों को कितनी मिली, तो इनको मिली आपकी 93 सीटें। यह चीज आप पहले देख चुके हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें से जो 293 सीट थी, ये जो 293 सीट है प्रांतों की, इसमें से प्रांतों की सीटें जो हैं, इन प्रांतीय सीटों को, प्रांतीय सीटों को ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय सीटों को 3 भागों में बांटा गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सीटें 3 भागों में बांटी गई।
एक आपकी सीट जो थी वो सामान्य थी, जिसे आप जनरल कह सकते हैं। दूसरी जो सीट थी वो सिखों के लिए यानी अल्पसंख्यकों के लिए क्या थी, आरक्षित थी। और तीसरी सीट जो थी वह किसके लिए थी, मुसलमानों के लिए थी। किसके लिए थी, मुसलमानों के लिए थी। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह ध्यान दीजिएगा कि सीटों का जो नियंत्रण हुआ था, बात समझ रहे हो, तो यह चीज आपको यहां पर लिखना है कि प्रांतीय सीटों को मोटे तौर पर 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक सीट क्या किया गया था, एक सीट आवंटित किया गया था। एक सीट आवंटित किया गया था। यह किसकी बात बता रहा हूं, यह बात आपको बता रहा हूं ब्रिटिश जो आपके प्रोविंस हैं, जो आपके क्या है, ब्रिटिश प्रोविंस हैं। हां यहां पर जो है कि 1 मिनट रुक जाना, ये 292 है, 292 है। ठीक, चलिए 292 ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर, हां 292 ही है, इसको भी 292 कर दिए। अब इसको समझो, कैबिनेट मिशन आता है, अपना प्रस्ताव रहेगा, प्रस्ताव लाता है, इसमें आपका एक प्रोविंस बनाता है ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत को 292 सीटें क्या होती हैं, मिलती हैं। अब इस 292 सीटों को, जैसे आज आप लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो लोकसभा की सीटें क्या होती हैं, आरक्षित होती हैं। जैसे जनरल के लिए हो गया, महिलाओं के लिए हो गया, ओबीसी के लिए हो गया, एससी के लिए हो गया, एसटी के लिए होता है, ऐसे सीटें हैं आरक्षित, ये तो आप देखते हैं। सेम उसी तरीके से ये जो 292 सीट थी, इन 292 सीटों को जनरल, सिख और मुस्लिम, इन 3 वर्गों में क्या किया, डिवाइड किया गया। और सिखों का जो सीट जो थे, इन सीटों का परिसीमन जो हुआ है, यह परिसीमन 10 लाख की आबादी पर है। कितने पर है, तो यह सीटों का परिसीमन जो है यह आपके 10 लाख की आबादी पर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यह बात आपको समझ में आ रही है। देखो, ये जो मैं आपको नंबर लिखा रहा हूं, यह नंबर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। मैं यहां पर फिर आपको लिख दे रहा हूं कि मैं वही नंबर आपको लिखवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, इसलिए इस पर आप प्लीज सवाल न करें। अगर मैं अपने मन से लिखवाता तो हो सकता है कि गलत लिखवाता, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वही नंबर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर जो है बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो यहां पर यह आपको बात क्लियर हो रही है। अब यहां पर हमने कहा कि देसी रियासतें, देसी रियासतों को क्या हुआ, 93 सीट दी गई। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आप देखोगे कि एक तो सीटों का आवंटन कैसे हुआ यह जान गए। अगली बात जो निकल के आती है, वो अगली बात यह निकल के आती है कि यहां पर चुनाव कैसे हुआ। बात समझ रहे हो। तो अब यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो हम इस चीज को और बेहतर तरीके से क्या हो पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहां पर चुनाव कैसे हुआ। अब चुनाव को समझिए। चुनाव जो यहां पर प्रांतीय विधानसभाओं में हुआ, बात समझ रहे हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं में, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना, अपने प्रतिनिधियों को चुना। क्लियर, अपने प्रतिनिधियों को क्या किया, चुना। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चुनाव का तरीका क्या था, चुनाव का तरीका जो था वो था आपका
समानुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बात समझ रहे हैं, प्लस एकल संक्रमणीय मत। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। बात समझ रहे हो? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, इसके द्वारा ये सदस्य आपके क्या होते हैं? चुने जाते हैं। इस बात को आपको क्या करना है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहां पर अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर क्या बातें होती हैं? ये जो 93 सीटें हैं यहां पर कैसे चुनाव होता है? बात समझ रहे हो? तो यहां पर जो चुनाव हुआ देशी रियासतों में, यहां पर निर्वाचन, बात समझ रहे हो, निर्वाचन का कोई निर्धारित तरीका नहीं था, कोई निर्धारित तरीका नहीं था। ये लोग आपसी परामर्श से चुने गए, आपसी परामर्श द्वारा चुने गए, आपसी परामर्श द्वारा चुने गए। इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको इस पूरे चार्ट को क्या करना है? ध्यान में रखना है। कुछ बालक का कमेंट यहां पर आ रहा है, ध्यान देना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 296 होना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं 292 होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप कुछ किताबों को पढ़ोगे जो एनसीईआरटी नहीं है या पुरानी एनसीईआरटी को भी देखोगे तो कहीं कहीं पर यह भी मिलता है और यह भी मिलता है। तो इसमें चूंकि मैं जिस एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं उस एनसीईआरटी में यह है, इसलिए प्लीज इसको लेकर आप विवाद पैदा न करें, विवाद ना करें, क्योंकि यहां पर सीधा हम किताब पढ़ा रहे हैं। तो आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, वहां पर आपको कहीं क्या होगा? 296 भी मिल सकता है। आपकी बात क्या है? सही है, लेकिन नंबर को लेकर आपको विवाद नहीं करना है, क्योंकि जो लिखा गया है वही बताया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? यह चीज मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपको एनसीईआरटी की बता रहा हूं। इस बात को आपको क्या करना है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जो चीजें मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो सिर्फ एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाऊंगा। आपको जब मेरी चीजें पढ़नी होंगी, जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा, तो वो 25 अप्रैल को जब एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी, उसमें पुनः मैं इस चीज को रिवाइज करूंगा। तो वहां पर अपनी जो नोट्स पढ़ाऊंगा या जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ाऊंगा। यहां पर पर्टिकुलर मैंने आपको पहले बता दिया है कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं। बात समझ रहे हैं? और आप यहां पर देखोगे तो वो चीज आपको यहां पर दिख भी जाएगी कि ये एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। इसका प्रमाण आपके सामने है। ये आपका एक चैप्टर है और एक दूसरे चैप्टर की क्या है? क्लासेज हैं। तो अब इसमें आपके पास विवाद पैदा करना मतलब जो है वो क्या है? गलत है। ठीक, अब इस बात को आप समझ रहे हैं? चलिए, तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया? 2 भागों में ब्रिटिश भागों को बांट दिया। एक आपका प्रोविंस चुन दिया, दूसरा आपको देशी रियासत चुन दिया। अब इसमें 292 सीटें प्रांतीय सीटें हो गई, ये 93 सीटें हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि प्रांतों में जब सीटों का आवंटन हुआ तो उनका डिलिमिनेशन कैसे हुआ? लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित की गई। बात समझ रहे हो? इस 10 लाख की आबादी पर जो एक सीट निर्धारित की गई थी उसको 3 वर्गों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया, जनरल, सिख और मुसलमान। अब इसमें आप देखेंगे कि जो प्रांतीय विधानसभा है उसमें प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या था? अधिकार था। समुदाय जो है समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिस्टम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब होता है, बात समझ रहे हो, कि जितनी आपकी जनसंख्या का अनुपात होगा उतना आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा।
मतलब अगर किसी की ज्यादा जनसंख्या होगी तो उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, किसी की कम होगी तो किसी को कम मिलेगा। तो ये आपकी क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात जनसंख्या के पापुले जो है आपके रेशियो में क्या होगा, आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल मत का मतलब होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है कि एक व्यक्ति वरीयता के आधार पर अपना वोट दे सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप देखेंगे कि हम वोट देने गए तो हमारे पास ए प्रत्याशी है, बी प्रत्याशी है, सी प्रत्याशी है, डी प्रत्याशी है, हम ए पर्सन है। तो हम इनको अपनी प्रथम वरीयता का, फर्स्ट वरीयता इनको दे देंगे, सेकंड इनको दे देंगे, थर्ड इनको दे देंगे, बात समझ रहे हैं, और फोर्थ इनको दे देंगे। तो एक व्यक्ति जो होता है वरीयता के आधार पर अपने वोटों को देता है। जब उसकी मतगणना होती है तो जो व्यक्ति मतगणना में चुनाव में सबसे कम वोट पाता है, तो जैसे मान लो डी सबसे कम वोट पाया, तो इसके मतों को क्या करेंगे, इनमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में जो आप देखोगे कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट यानी कि जो आपके राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यह राष्ट्रपति का चुनाव किस पर होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल मत के आधार पर होता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है वो अलग है। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, निर्वाचन पढ़ाऊंगा, तो उसमें उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज आपको यहां पर क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? मैंने यहां पर क्या बताया, तो देशी रियासतें जो थी, इन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने कोई चुनाव नहीं किया, इन्होंने आपस में आपसी सहमति से, जैसे मान लीजिए राजा हैं, तो अब देशी रियासत का मतलब राजतंत्र है, तो राजतंत्र में चुनाव कहां से होगा, हम राजा हैं, हमने जिसको भेजा वो क्या हो गया, हमारा प्रतिनिधि बन गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, देशी रियासतों के प्रतिनिधि आए, और इस तरीके से आपके ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि आए, और आपका कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा बन गया, और उसी संविधान सभा ने क्या किया, उसी संविधान सभा ने आपका जो है गठन किया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो निकल के आती है वो आता है यहां पर कि फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फॉर्म ऑफ कांस्टेंट असेंबली, कांस्टेंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का स्वरूप क्या था, संविधान सभा का स्वरूप क्या था। सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब संविधान सभा के स्वरूप पर आओगे, मैं समझ रहे हो, तो पहली चीज आप देखोगे कि यह संविधान सभा जो है, इसमें आप पहली चीज ये देखेंगे कि इसका क्या होता है। संविधान सभा में अगर पहली चीज मैं लिखूं तो पहली चीज यहां पर यह लिखूंगा कि जो आपका जून प्लान आता है, बात समझ रहे हैं, जो आपका जून प्लान आता है, जून प्लान, तो जून प्लान के तहत क्या होता है, इस चीज को आपको क्या करना है, जून प्लान के योजना के अनुसार क्या होता है, जून प्लान के योजना के अनुसार जून प्लान के योजना के अनुसार क्या होता है, विभाजन, क्या होता है, विभाजन होता है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आप देखोगे कि विभाजन के बाद, जब विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद आप देखोगे कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह जाते हैं, 299 सदस्य। ध्यान दीजिएगा, जो अभी पीछे पढ़ रहे थे वो विभाजित नहीं हुआ था। फिर आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन होता है। उस विभाजन के बाद संविधान सभा भी क्या हुई, विभाजित हुई, क्योंकि कुछ लोग उसमें मुस्लिम लीग के भी थे। तो जो मुस्लिम लीग के लोग थे और जो पाकिस्तान के साथ चले गए, तो वो मेंबर क्या हो गए, निकल गए। तो उनके बाद विभाजन के बाद अगर संविधान सभा को देखा जाए, बात समझ रहे हैं,
तो विभाजन के बाद आपका होता है कि 299 सदस्य बचे। कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये आपके पास पूछा जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इस 200 जो आपके 299 सदस्य थे, इन 299 सदस्यों में से जब 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, जब आपका जो है क्या हुआ था, इसमें से 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों द्वारा क्या किया गया था, 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया। क्लियर बात समझ में आ रही है? संविधान सभा का गठन आपका कब होता है? संविधान सभा का गठन अविभाजित भारत में होता है। फिर आपका माउंटबेटन जो था वो क्या करता है, 3 जून को जून प्लान लेके आता है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन की क्या हुई, नींव डाली गई। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा तो भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा भी क्या होगी, डिवाइड होगी। जब संविधान सभा डिवाइड हुई तो विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य केवल कितने बचे, 299। और इन 299 सदस्यों में से 26 नवंबर 1949 को जब हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मार्पित किया था, उस समय 26 नवंबर 1949 को केवल 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। तो 2 प्रश्न यहां पर आपके क्रिएट हुए। मतलब जो है विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, और दूसरी चीज ये पूछ दिया जाए प्रश्न कि 26 नवंबर 1949 को, जैसे यहां पर एक प्रश्न लिया जाए, ये प्रश्न लिया जाए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों द्वारा संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया, हस्ताक्षर किया गया। क्या आंसर होगा, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 284 सदस्यों ने। कितने, 284 सदस्यों ने। अब एक बालक पूछ रहा है कि सर कैसे 7 सदस्य बढ़ गए? अरे 7 सदस्य बढ़े नहीं भाई, टोटल सदस्य 292 ये हैं और 93 ये हैं। तो इसमें से 92 और 93, 292 और 93, इसमें से पाकिस्तान वाले जब चले गए तो टोटल कितने बचे, 299। इस 299 में से केवल 284 सदस्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। यह चीज आपको बिल्कुल एकदम क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। एक एक फैक्ट आपके सामने क्या हो रहा है, एक एक चीजें आ गई। तो अब इस प्रकार आपके सामने यह प्रश्न निकल के आएगा, यह बात स्पष्ट होगी, मैं समझ रहे हो कि भारतीय संविधान विभाजन की विभीषिका के दौर में लिखा गया, विभीषिका के दौर में लिखा गया। इस बात को आप मानेंगे? क्योंकि जो भारत की संविधान सभा थी, उस भारत की संविधान सभा ने क्या किया, विभीषिका के दंश को झेला, हिंदू मुस्लिम दंगों को देखा, और ऐसे समय में यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत की संविधान सभा क्या होगी, बिखर जाएगी। बात समझ रहे हो?
भाई एक बार जब गठित हुआ तब भारत और पाकिस्तान एक है, और अभी संविधान का निर्माण का काम चल ही रहा है, तब तक भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा है, विभाजन हो जा रहा है। और विभाजन भी सामान्य नहीं हुआ, लाशें मालगाड़ी में जो है कि पाकिस्तान से लदकर आई थी। नोआखाली में दंगे जो है क्या थे, अपने चरम पे थे, महात्मा गांधी को खुद पहुंचना पड़ा। तो विभाजन हुआ, भीषण रक्तपात हुआ, और उस भीषण रक्तपात के बीच में भारत के संविधान की क्या हो रही है, रचना की जा रही है। विभीषिका का मतलब होता है संकट, विभीषिका का मतलब होता है दंश, विभीषिका का मतलब होता है विषाद। बात समझ रहे हैं? तो इसके बीच में लिखा गया। तो अब अगर आपसे यह पूछा जाए प्रश्न यहां पर कि इस विभीषिका का प्रभाव क्या पड़ा, भारत की संविधान पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, अगर आपसे यह सवाल पूछ दे कि भाई भारतीय संविधान ने भारत पाकिस्तान विभाजन को देखा, तो इस भारत पाकिस्तान के विभाजन को देखने के बाद क्या भारत के संविधान पर उसका कुछ प्रभाव पड़ा? आंसर होगा जी हां पड़ा। और वो प्रभाव क्या पड़ा? क्योंकि इसी के बाद ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा ने संविधान में एकल नागरिकता, किसकी बात की? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब सिंगल सिटीजनशिप। किसकी बात की? सिंगल सिटीजनशिप की बात की। उससे पहले सिंगल सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही थी, लेकिन जब यह देखा गया कि पुनः क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है, पुनः देश की एकता और अखंडता खतरे में आ सकती है, तो संविधान सभा के सदस्यों ने निर्धारित किया कि अब भारत में हम ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं लाएंगे, हम सिंगल सिटीजनशिप लाएंगे, एकल नागरिकता का प्रावधान। और दूसरी चीज यहां पर यह कहा गया कि जो माइनॉरिटी हैं, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध, अल्पसंख्यकों के लिए यानी जो माइनॉरिटी थे उनके लिए विशेष उपबंध। क्योंकि अल्पसंख्यक जो थे उनके मन में तो डर आ जाएगा ना कि भाई जैसे आज हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं, कल हिंदू और ईसाई लड़ेंगे, परसों हिंदू और यहूदी लड़ेंगे, क्योंकि भारत में तो सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो जब भारत की संविधान सभा ने यह देखा कि यार धर्म के नाम पर दंगे हो जाएंगे, और धर्म के नाम पर जब दंगे होंगे तो इससे देश की एकता और अखंडता क्या होगी? खंडित होगी। एकता और अखंडता क्या होगी? खंडित होगी। तो जब एकता और अखंडता खंडित होगी तो हम देश को संप्रभु नहीं रख सकेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भारत में माइनॉरिटी रह रहे हैं, जिनकी संख्या कम है, उनके मन में विश्वास भरा जाए कि भाई आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ अत्याचार नहीं करेंगे। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग था उनके मन में विश्वास भरने के लिए और भारत के साथ उनको जोड़ने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध दिया गया। स्पेशल प्रोविजन कहां पर होता है? तो स्पेशल प्रोविजन आपका होता है 29 और 30 में। एक बालक पूछ रहा है कि विभीषिका का अर्थ क्या होता है? विभीषिका को इंग्लिश में आप क्राइसिस बोल सकते हो, क्राइसिस, संकट। तो विभीषिका का मतलब संकट होता है, समस्या। बात समझ रहे हैं? और एकल नागरिकता की क्या की गई? बात की गई। और यही कारण है कि भारत ने जो फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया, उस फेडरल स्ट्रक्चर में भारत ने क्या किया? अपने फेडरल स्ट्रक्चर में भारत ने केंद्र को मजबूत बना दिया और इमरजेंसी का प्रोविजन भी ला दिया कि अगर देश की एकता और अखंडता को कहीं से खतरा हो तो आप क्या करना? नेशनल इमरजेंसी लगा देना। तो यह चीज आपको क्या होगी? यह चीज आपको विभीषिका का जो है दंश दिखेगा। इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज अगर पूछी जाए कि भाई साहब ये जो संविधान सभा थी, क्या इस संविधान सभा को सबका प्रतिनिधित्व प्राप्त था? क्या इस संविधान सभा में सबका विश्वास हासिल था? तो ध्यान दीजिएगा कि इस संविधान सभा में अगर आप देखेंगे तो जो अनुसूचित जाति होते हैं, अनुसूचित जाति, इस अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 28 थी।
कितनी थी? अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 28 थी। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो आपका कांग्रेस दल था, उस कांग्रेस से कितने प्रतिशत सदस्य थे? अगर आपसे यह पूछा जाए तो कांग्रेस से यहां पर 82% सदस्य थे। यानी जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उसके 82% किससे थे? कांग्रेस थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं। संविधान सभा में 15 क्या थी? महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। अब स्टार्ट को देख लीजिए, आपको पूरी चीजें डिकोड हो जाएंगी। अल्पसंख्यक क्या है? जिनकी संख्या कम है। क्लियर? अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या क्या हो? कम हो, उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। अल्प का मतलब कम होता है और संख्यक मतलब संख्या। यह बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही है? यह टोटल आपको समझ में आ गई? तो जो भारत की संविधान सभा है, उस भारत की संविधान सभा के कुल सदस्यों में से 82% सदस्य जो थे अकेले कांग्रेस से थे। इसमें 28 सदस्य जो थे वो अनुसूचित जाति से थे। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। फिर आप देखेंगे कि 299 सदस्य बचे थे विभाजन के बाद। 284 सदस्यों ने उस पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा? यह चीज आपने यहां पर नोट कर लिया, यह चीज आपने समझ लिया। तो यहां पर आपने देखा कि संविधान सभा कैसे बना और वो चीजें क्या हुई। अब यहां से अगली बात जो निकल के आएगी वह निकल के आएगी आपकी वर्किंग स्टाइल ऑफ कांस्टेंट असेंबली, यानी संविधान सभा की कार्यशैली। यह आपका नेक्स्ट पार्ट होगा जिस पे चर्चा नेक्स्ट डे होगी। बताइए, अब आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अपना प्रश्न पूछ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में हम केवल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, वही फैक्ट आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी में है। आगे आप ये पूछोगे कि उसमें मुसलमान कितने थे, उसमें हिंदुइस्ट पार्टी के कितने लोग थे, हिंदू महासभा से कितने थे, ये सब बताऊंगा। लेकिन जब आपका वो फाउंडेशन बैच की क्लास चलेगी तब बताऊंगा। यहां पे केवल एनसीईआरटी चल रही है और एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जो लिखा है वही चीज बताऊंगा। एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन लिखी हुई है वही चीज बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। आपके मन में अब जो प्रश्न हो आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जो भी प्रश्न आपके मन में हो आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय है। नहीं, करेंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बनाना है। धन्यवाद आकाश सर, पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने ये साहस दिखाया कि थोड़ा सच बोला आपने। अरे भाई 293 नहीं 292 बताए थे, वो गलती से लिख दिया था। कभी कभी टंग साफ स्लिप होती है, बात समझ रहे हैं? तो इसके चलते वो लिख गया दिया गया था। बिल्कुल। आपके एग्जाम तक, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला है, इस 6 दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर शो करेगा, आप एक बार उसमें देख लीजिए। नहीं, करेंट अफेयर्स का वार्षिक पीडीएफ मिलेगा। वार्षिक, जब आपकी परीक्षा नजदीक आएगी तब इसका वार्षिक जो है रिवीजन कराया जाएगा। चलिए,
आप उस पे पूछ लीजिएगा। उपासना, आपका जो क्लास से हटके प्रश्न है आप टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा, मैं उस पे एक्टिव रहता हूं। चलिए अब मुझे क्या करिए, इजाजत दीजिए। आप लोगों के सभी प्रश्नों को हमने क्या किया है, देख लिया है। और मैंने आपको बताया है कि अपना जो प्रियम्बल हमने पढ़ा था उसका नोट्स आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। आगे भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मुझे यहां पर क्या करिए, इजाजत दीजिए। मिलेंगे आपको पुनः कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जिंदाबाद।